ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अचानक हजारों लोग उतर आए, हाथों में तख्तियां, नारों में गुस्सा और चेहरे पर साफ झलकता आक्रोश। नाम दिया गया मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये प्रदर्शन केवल प्रवासियों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि खासतौर पर भारतीयों को निशाना बनाया गया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? भारतीय समुदाय ही क्यों इन प्रदर्शनों का केंद्र बना? बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े शहरों सिडनी, मेलबर्न और अन्य जगहों पर ये रैलियां हुई। सिडनी में करीब 8,000 लोग जुटे। मेलबर्न में तो हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों और प्रोपेल्स्टाइन रैली के लोगों के बीच झड़प हो गई। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी सोच और गहरी रणनीति छिपी थी। इन रैलियों को बढ़ावा देने वाले पोस्टरों और फ्लायर्स में साफ लिखा था, मास माइग्रेशन ने हमारी कम्युनिटी के रिश्तों को तोड़ दिया है। और इस कथित मास माइग्रेशन के लिए सीधे भारतीय प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया गया। अब जरा पीछे चलते हैं, आखिर इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किसने किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिडनी की रैली का नेतृत्व एक महिला ने किया, जो खुद को बैक फ्रीडम कहती है। उसने खुले तौर पर कहा कि यह आंदोलन ऑस्ट्रेलियन हेरिटेज बचाने के लिए है। लेकिन जब उसके असली विचार सामने आए तो समझ आया था कि असल मकसद है व्हाइट हेरिटेज को बढ़ावा देना। मेलबर्न में तो खुलकर नियो नाजी संगठन के नेता थॉमस सिविल ने संसद भवन की सीढ़ियों से भाषण दिया। यानी यह आंदोलन केवल प्रवासन के खिलाफ नहीं, बल्कि नस्लीय श्रेष्ठता की विचारधारा को बढ़ावा देने वाला था। अब सवाल है कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया किसी इमिग्रेशन क्राइसिस से गुजर रहा है? आंकड़े कुछ और कहते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक 2023-24 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन यानी विदेशों से आए लोगों की संख्या रही 4.46 लाख। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले कम थी। भारतीय समुदाय क्यों निशाने पर आया? वजह साफ है। पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8.45 लाख भारतीय मूल के लोग रह रहे थे। यह संख्या सिर्फ 10 साल में दोगुनी हो चुकी है। आज भारतीय ऑस्ट्रेलिया की प्रवासी आबादी का 10% से ज्यादा हिस्सा है और कुल जनसंख्या का लगभग 3%। भारतीय समुदाय शिक्षा और रोजगार के मामले में भी सबसे आगे है। आधिकारिक डेटा बताता है कि भारतीय मूल के लोग बाकी समुदायों की तुलना में ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। यही सफलता, यही तेजी से बढ़ती संख्या कुछ समूहों को चुभ रही है और यहीं से भारतीयों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीयों की तरह ही पहले ग्रीक और इटालियन प्रवासियों को भी इसी तरह के आरोप झेलने पड़े थे। यानी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। असल समस्या कहीं और है। ऑस्ट्रेलिया इस समय 4 बड़े संकटों से जूझ रहा है: बढ़ते घर और किराए की कीमतें, जलवायु परिवर्तन की मार, लैंगिक असमानता और आर्थिक असुरक्षा। इन समस्याओं ने आम लोगों के भीतर डर और असंतोष पैदा कर दिया है और जब समाज में डर बढ़ता है तो आसान तरीका होता है कि किसी बाहरी को दोष दे दो। यही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। असली वजह घरेलू संकट है, लेकिन दोष मढ़ा जा रहा है प्रवासियों पर। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इन प्रदर्शनों के जरिए नियो नाजी विचारधारा फिर से सिर उठा रही है। वही विचारधारा जिसने पिछली सदी में पूरी दुनिया को तबाह किया। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियां भी मान रही हैं कि ऐसे समूह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। हाल ही में संसद ने नफरत फैलाने वाले प्रतीकों और आतंकी गतिविधियों पर सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रवासी, खासकर भारतीय, वाकई बोझ हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय का योगदान बहुत बड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, IT और कारोबार, हर क्षेत्र में भारतीयों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से जगह बनाई है। वे केवल प्रवासी नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरक्की के साझेदार हैं। आज का सवाल सिर्फ प्रवासियों के अधिकार का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की आत्मा का है। क्या यह देश बहुसांस्कृतिक समाज बना रहेगा, जहां हर कोई अपनी मेहनत और हुनर के बल पर आगे बढ़ सके, या फिर यह व्हाइट हेरिटेज के नाम पर नफरत की राजनीति का मैदान बन जाएगा? तस्वीर साफ है। डर और असुरक्षा की राजनीति हर दौर में रही है। कभी ग्रीक और इटालियन निशाने पर थे, आज भारतीय हैं, कल कोई और होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रवासी समुदाय ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ाई है, उसे कमजोर नहीं किया। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बोस्टन के एक अमेरिकी संघीय न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए गए शोध अनुदानों में कटौती को रद्द करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश एलिसन बरोस ने इसे वैचारिक रूप से प्रेरित हमला और अवैध करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह दावा किया कि यह कार्रवाई यहूदी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए है, लेकिन वास्तव में यह विश्वविद्यालय को निशाना बनाने और उसके स्वतंत्रता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि संघीय शोध पर किसी भी मनमाने राजनीतिक एजेंडा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन द्वारा $2 बिलियन से अधिक के अनुदानों को बंद करना हार्वर्ड के फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों का उल्लंघन और प्रतिशोध माना गया। यह आदेश मौजूदा फंडों को बहाल करता है और भविष्य की कटौतियों को रोकता है। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने बीते दिनों कहा कि रूस यह तय नहीं कर सकता कि पश्चिमी देश यूक्रेन में सैनिक भेज सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, इस बारे में निर्णय रूस को नहीं करना चाहिए। रूटे ने कहा कि रूस का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले लगभग 30 देशों के समूह ने यूक्रेन में सुरक्षा बल तैनात करने पर चर्चा की ताकि संभावित शांति समझौते का समर्थन किया जा सके। समूह ने सैनिकों की संख्या तय कर ली है और वे अमेरिका को भी इस योजना में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूटे ने यह भी कहा कि रूस को बहुत शक्तिशाली बनने से रोकना जरूरी है। रूस किसी भी पश्चिमी सैनिकों की तैनाती का विरोध करता रहा है। भारत और सिंगापुर ने हाल ही में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रोड मैप जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सिंगापुर संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और डिजिटल तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंगापुर के पीएम वोंग ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के समय में यह साझेदारी और भी महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद कई समझौते हुए, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण के बीच डिजिटल एसेट इनोवेशन समझौता शामिल है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। नियो-नाजी विचारधारा का पुनरुत्थान ऑस्ट्रेलिया में केवल प्रवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। इस कथन के आलोक में समझाइए कि उग्र दक्षिणपंथी आंदोलनों के पुनः उभार से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष कौन सी चुनौतियां खड़ी होती हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।